नमस्कार। आज की तारीख है 28 दिसंबर 2025 और ये है आज के सबसे जरूरी विषयों का पहला भाग। शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। रोजाना करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर फॉलो करें। आज हम कई दिलचस्प विषयों पर बात करेंगे। कुछ विषय ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें हमने पहले छुआ हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसी से। हाल की खबरों के अनुसार जहां एक तरफ बड़ी आईटी कंपनियां नौकरियों में कटौती कर रही हैं, वहीं जीसीसीज भारत के टेक्नोलॉजी जॉब मार्केट को संभालने वाले मुख्य इंजन बन गए हैं। चलिए इसे समझते हैं। तो ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आखिर हैं क्या और ये अचानक इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं? जीसीसीज, जिन्हें पहले कैप्टिव सेंटर्स भी कहते थे, असल में मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए उनके अपने ऑफशोर ऑफिस या सहायक कंपनियां हैं। शुरुआत में इन्हें भारत में मुख्य रूप से लागत बचाने के लिए स्थापित किया गया था, मतलब कस्टमर सपोर्ट या डेटा प्रोसेसिंग जैसे काम। हाँ, मतलब एक तरह से बैक ऑफिस का काम था, लेकिन अब इनकी भूमिका बदल गई है ना? बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सेंटर्स अब सिर्फ कॉस्ट सेविंग हब नहीं रहे, ये इनोवेशन और आर&डी मतलब अनुसंधान और विकास के स्ट्रेटेजिक हब बन गए हैं। आज भारत में लगभग 1850 जीसीसीज हैं, जिनमें करीब 20 लाख पेशेवर काम कर रहे हैं। और भविष्य के लिए अनुमान तो और भी बड़े हैं। कहा जा रहा है कि 2030 तक 2400 से ज्यादा जीसीसीज होंगे और ये भारत के लिए $125 बिलियन का बाजार बना देंगे। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे शहर इनके प्रमुख केंद्र हैं। जी, और ये भारत के एंटरप्राइज एआई ब्रेन बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि भारत अब केवल बैक ऑफिस काम के लिए नहीं, बल्कि उच्च स्तरीय रणनीतिक कार्यों के लिए भी एक वैश्विक केंद्र बन रहा है। अच्छा, तो अब विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। हाल ही में खगोलविदों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करके एक युवा तारे टी कैमेलियोंटिस का अध्ययन किया है। यहां से यह सच में दिलचस्प हो जाता है। टी कैमेलियोंटिस पृथ्वी से लगभग 350 प्रकाश वर्ष दूर एक युवा सूली जैसा तारा है। इसकी खासियत है इसके चारों ओर मौजूद एक ग्रह निर्माण डिस्क, जिसे सर्कमस्टेलर डिस्क कहते हैं, और इस डिस्क में एक बहुत बड़ा गैप या कह सकते हैं कि एक खाली जगह है। और ये गैप क्यों महत्वपूर्ण है? माना जा रहा है कि ये गैप एक नए बन रहे ग्रह द्वारा बनाया गया है। ये हमें यह अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर देता है कि युवा ग्रह अपने शुरुआती चरणों में कैसे अपनी जन्मजात डिस्क के साथ इंटरैक्ट करते हैं और अपने आसपास के वातावरण को आकार देते हैं। इस अध्ययन में पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब PAH का भी जिक्र है। ये क्या है? PAH कार्बन और हाइड्रोजन के फ्लैट रिंग के आकार के अणु है और अंतरिक्ष में मौजूद कुल कार्बन का 5वां हिस्सा इन्हीं से बना है। एक परिकल्पना ये भी है कि इन्हीं PAH को उल्का पिंड युवा पृथ्वी पर लाए थे, जिनसे जीवन के पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स बने। एक मिनट, तो मतलब जिन अणुओं से शायद धरती पर जीवन शुरू हुआ, वैसे ही अणु हमें 350 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे के पास मिल रहे हैं। बिल्कुल, हम एक तरह से जीवन बनने की रेसिपी को अंतरिक्ष में पकते हुए देख रहे हैं। वाह। चलिए अब भाषाओं की दुनिया की ओर आते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के संविधान को संथाली भाषा में जारी किया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। निश्चित रूप से संथाली भाषा भारत की सबसे प्राचीन जीवित भाषाओं में से एक है। इसे 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये भाषा मुख्य रूप से संथाल आदिवासी समुदाय द्वारा झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में बोली जाती है, और भारत के अलावा ये नेपाल और बांग्लादेश में भी बोली जाती है। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य ये है कि ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की मुंडा शाखा से संबंधित है, जो भारत में बोली जाने वाली इंडो यूरोपीय भाषाओं से काफी अलग है। इसकी अपनी लिपि भी है, जिसे ओल चिकी कहते हैं, जिसे 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने विकसित किया था। बहुत खूब। अब इतिहास के एक महत्वपूर्ण दिन की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। चलिए इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। यह सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा
फतेह सिंह जी की शहादत की याद में मनाया जाता है। ऐतिहासिक संदर्भ ये है कि जब मुगल सेना ने आनंदपुर किले को घेर लिया तो गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को पकड़ लिया गया। उन्होंने साहसपूर्वक अपना धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया। हाँ, जिसके परिणाम स्वरूप 26 दिसंबर 1704 को उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। ये दिन उन दो युवा नायकों की बहादुरी और बलिदान को सम्मानित करने के लिए है। और हमें गुरु गोविंद सिंह जी के योगदान को भी याद रखना चाहिए, जैसे खालसा पंथ की स्थापना और गुरु ग्रंथ साहब को सिखों के पवित्र ग्रंथ के रूप में घोषित करना। बिल्कुल। अब पर्यावरण से जुड़ी एक चिंताजनक खबर पर आते हैं। लैंटाना कमारा नामक एक पौधे का मूक आक्रमण दुनिया के बड़े हिस्सों में चल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग इसे और तेजी से फैलने में मदद कर रही है। जी, लैंटाना कैमेरा एक आक्रामक विदेशी प्रजाति का पौधा है जो मूल रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका का है। भारत में इसे 18वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों द्वारा एक सजावटी पौधे के रूप में लाया गया था। और इसका प्रभाव क्या है? मतलब ये इतना खतरनाक क्यों है? यह बहुत आक्रामक तरीके से बढ़ता है और मिट्टी में ऐसे रसायन छोड़ता है जो अन्य वनस्पतियों को पनपने नहीं देते। इसकी पत्तियां और फल मवेशियों के लिए जहरीले भी होते हैं। तो क्या इसका कोई सकारात्मक उपयोग भी है या ये सिर्फ एक समस्या ही है? हाँ, कुछ है। इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने और ईंधन के रूप में किया जाता है। साथ ही इसके बायोमास का उपयोग जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किया जा सकता है, जो जैविक खेती के लिए बेहतर होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम ऐसी आक्रामक प्रजातियों का प्रबंधन कैसे करें। सही बात है। अच्छा, हाल ही में राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद मतलब एनसीबी के 63वें स्थापना दिवस पर एक रिपोर्ट जारी की गई। ये परिषद क्या काम करती है? एनसीबी की स्थापना 1962 में एक शीर्ष अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में हुई थी। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री से जुड़े वैज्ञानिक कार्यों को बढ़ावा देना है। मतलब ये सीमेंट उद्योग के विकास के लिए सरकारी नीतियों में भी मदद करता है? हाँ, ये सीमेंट उद्योग के विकास से संबंधित नीति और योजना गतिविधियों के निर्माण में सरकार को आवश्यक सहायता प्रदान करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। साथ ही ये देश में सीमेंट और कंक्रीट के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी समर्पित है। ठीक है, अब एक और विषय पर आते हैं। हाल ही में मछुआरों ने केंद्र से आग्रह किया है कि उन्हें नीति निर्माण निकायों में शामिल किया जाए ताकि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी ईईजी में जिम्मेदार मछली पकड़ने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो ये ईईजी क्या है? ईईजी समुद्र का वो क्षेत्र है जो किसी देश के प्रादेशिक समुद्र मतलब टेरिटोरियल सी से परे 200 समुद्री मील तक फैला होता है। इसे 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि UN क्लोज के माध्यम से अपनाया गया था। और इस क्षेत्र में तटीय देश को क्या अधिकार मिलते हैं? अपने ईईजी के भीतर एक तटीय राष्ट्र को समुद्री तल और उसके ऊपर के जल के जीवित और निर्जीव प्राकृतिक संसाधनों की खोज, उनका उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन करने का संप्रभु अधिकार है। अच्छा, मतलब पूरा कंट्रोल उसी देश का होता है? लगभग। हालांकि अन्य देशों को भी कुछ अधिकार हैं। उनके जहाज और विमान EEZ और उसके हवाई क्षेत्र से गुजर सकते हैं और केबल और पाइपलाइन बिछा सकते हैं। ये प्रादेशिक समुद्र से अलग है, जो तट से 12 समुद्री मील तक होता है और जहां देश की पूर्ण संप्रभुता होती है। समझ गया। अब स्वास्थ्य से जुड़ी ये खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार शहरी मलेरिया एक राष्ट्रीय चिंता के रूप में उभरा है और इसका मुख्य कारण एनोफिलीस स्टीफेंसी नामक एक आक्रामक मच्छर है। तो इसका मतलब क्या है? एनोफिलीस स्टीफेंसी एक आक्रामक मच्छर प्रजाति है जो दक्षिण पूर्व एशिया और अरब प्रायद्वीप से उत्पन्न हुई है। ये मलेरिया का एक प्रमुख वाहक है। जो बात इसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो ये है कि यह शहरी वातावरण में पनपने में माहिर है। यानी ये शहरों में आसानी से प्रजनन कर सकता है? हाँ, ये साल भर बहुत कम मात्रा में पानी में भी प्रजनन कर सकता है और इसने शहरी क्षेत्रों में अपना घर बना लिया है। ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स दोनों प्रकार के मलेरिया को फैलाता है, जिससे भारत के 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को खतरा है। ये तो वाकई चिंता की बात है। खैर, अब छत्तीसगढ़ चलते हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर में प्रसिद्ध कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने के प्रयास तेज कर रही हैं। जी, ये राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। इसका नाम कांगेर नदी के नाम पर पड़ा है, जो इस पार्क के बीच से होकर बहती है। ये नदी कोलाब नदी की एक सहायक नदी है, जो अंततः गोदावरी नदी में मिल जाती है। और यहाँ की खासियत क्या है? इस पार्क में प्रसिद्ध तीरथगढ़ जलप्रपात है और 15 से अधिक चूना पत्थर की गुफाएं हैं, जिनमें प्रसिद्ध कुटुमसर और कैलाश गुफाएं शामिल हैं। यहाँ बाघ, माउस डियर, तेंदुए जैसे प्रमुख वन्यजीव और कॉमन हिल मैना जैसे पक्षी पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब एक और स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर मुद्दे पर आते हैं, रेबीज। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर साल रेबीज से होने वाली 59,000 मौतों में से 1/3 यानी लगभग 20,000 मौतें भारत में होती हैं, जो किसी भी अन्य देश से ज्यादा हैं। यह एक भयानक सच्चाई है। रेबीज एक वायरल बीमारी है जिसे टीके से रोका जा सकता है। यह रेबीज वायरस के कारण होता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी एनटीडी है। और ये फैलता कैसे? यह जानवरों की लार के माध्यम से फैलता है, आमतौर पर काटने, खरोच या श्लेष्मा के सीधे संपर्क से। और एक बार जब वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संक्रमित कर देता है और लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो रेबीज 100% घातक होता है। तो फिर इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात रोकथाम है। लोगों में रेबीज को रोकने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति कुत्तों का टीकाकरण करना है, क्योंकि यह उसके स्रोत पर ही संचरण को रोक देता है। तो आज हमने अर्थव्यवस्था में जीसीसीज की बदलती भूमिका से लेकर पर्यावरण में लेंटाना के खतरे और स्वास्थ्य में रेबीज और शहरी मलेरिया जैसी चुनौतियों तक कई महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से चर्चा की। हाँ, और हमने आज कई अलग अलग विषयों पर बात की। ये सोचने वाली बात है कि कैसे वैश्विक रुझान, चाहे वो अर्थव्यवस्था में हो, पर्यावरण में हो या स्वास्थ्य में, स्थानीय स्तर पर भारत को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। सही कहा। तो भविष्य की नीतियों और व्यक्तिगत तैयारी के लिए इन संबंधों को समझना कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, रोजाना पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।